बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ ऑफ पल्स सिक्योरिटीज में अपने तमाम व्यूअर्स को, अपने तमाम क्लाइंट्स को वेलकम कहता हूँ। आज का हमारा वेबिनार बेसिकली इकोनॉमी के ऊपर है। ठीक है, आजकल हम मीडिया पे हर जगह पे एक चीज कॉमन जो चीज सुन रहे हैं, लगातार सुनने में आ रही है, वो है इन्फ्लेशन। लोग बहुत ज्यादा कंसर्न है रिगार्डिंग इन्फ्लेशन, और देयर इज नो डाउट कि इन्फ्लेशन स्काई रॉकेट हुई है और उसकी इम्प्लीकेशंस हमें हमारी पूरी इकोनॉमी पे नजर आ रही है। रिसेंटली स्टेट बैंक ने इन ऑर्डर टू केटर इन्फ्लेशन 1.5% से डिस्काउंट रेट बढ़ा दिया। इसी तरह सीआरआर को इंक्रीज किया कि किसी तरह मॉनेटरी टाइटनिंग करके इन्फ्लेशन के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके। तो सबसे पहले तो मैं यावर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो करंट इकोनॉमिक सिनेरियो के ऊपर अपना ओपिनियन हम लोग सब शेयर करते हैं। ओवर टू यावर। यावर प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, जिस तरह के आपने कहा कि जो करंट जो अभी इकोनॉमिक सिनेरियो उसमें सबसे बड़े कंसर्न हमारे यकीनन इन्फ्लेशन के हवाले से है। लास्ट वेबिनार्स के अंदर भी हमने इस चीज़ को हाईलाइट किया था कि ये जो इन्फ्लेशन है ये आगे चल के डबल डिजिट के अंदर जाएगी और जो पॉलिसी रेट है वो यहाँ से जो है ना वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो हमारी एक्सपेक्टेशन 100 बेसिस पॉइंट की थी और स्टेट बैंक ने उसको थोड़ा सा एग्रेसिवली 150 बेसिस पॉइंट को किया। इसके अलावा हमने एक और बात भी की थी कि जो हमारे जो रियल इंटरेस्ट रेट है उसकी एडजस्टमेंट होगी। तो लास्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी के मिनट्स हैं स्टेट बैंक ने, उसमें उन्होंने इस चीज़ का सिग्नल दिया है कि अब जो है वो हम माइल्डली पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट की तरफ जाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जो है वो मैं आपको चल के आगे चल के थोड़ा समझाता हूँ। सबसे पहले जरा आपको इन्फ्लेशन के हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट है, जो लेटेस्ट नंबर्स हैं उनको जरा देख लेते हैं एक दफ़ा कि अभी जो नवंबर के महीने के नंबर्स आए हैं वो 11.5% के हैं। ये हाईएस्ट नंबर है पिछले जो है वो 6 महीने के तकरीबन जो है ना वो हमने सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन देखा था यहाँ पर। और ये हमने इस दफ़ा दोबारा से जो डबल डिजिट इन्फ्लेशन के अंदर हम आ गए। तो इसकी वजह से, इन नंबर के आने की वजह से आगे की भी जो इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन है वो चेंज हुई होंगी सबकी। हमारी भी जो प्रोजेक्शन है वो तकरीबन डबल डिजिट इन्फ्लेशन हमें अगले 6 महीनों के अंदर भी नजर आता है। ठीक है। तो अब इस चीज को सामने रखते हुए जो एवरेज इन्फ्लेशन होगा, क्योंकि स्टेट बैंक जो एवरेज इन्फ्लेशन को देखता है, तो एवरेज इन्फ्लेशन हमारा जो है वो तकरीबन 10.5% के करीब आ रहा है। अब बात करते हैं रियल इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट की। तो रियल इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट वो किस तरीके से होगी? स्टेट बैंक ने सिग्नल दिया कि हम जो है वो माइल्डली पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट की तरफ जाएंगे। अभी स्टेट बैंक का अपना जो टारगेट है वो 7 to 9% के करीब है एवरेज इन्फ्लेशन का। हमने पहले भी इस चीज को सिग्नल किया था कि ये स्टेट बैंक अपना टारगेट जो है वो अपर रिवाइज करेगा। ठीक है। तो मोस्ट लाइकली अगली मॉनेटरी पॉलिसी जो 14 दिसंबर को आनी है उसके अंदर या फिर उससे अगली पॉलिसी के अंदर स्टेट बैंक जो है वो अपना टारगेट जो है ना अपर रिवाइज करेगा और वहां से जो जस्टिफिकेशन इंटरेस्ट रेट की वो डेवलप होगी। तो यहाँ पे हमें लगता है अगर 10.5% का हमें इन्फ्लेशन रखता है, प्रोवाइडेड करंट जो सिनेरियो अभी चल रहा है उसको सामने रखते हुए, तो पॉलिसी रेट जो है वो 11% के करीब जा सकता है। हम देख रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट या 50 जो है ना वो बेसिस पॉइंट के करीब जो स्टेट बैंक पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट को मैनेज करेगा सेकेंड हाफ के अंदर फिजिकल ईयर 22। ठीक है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ से हम तकरीबन जो है वो 200-250 बेसिस पॉइंट का फर्दर जो है वो इंक्रीज पॉलिसी रेट के अंदर देख सकते हैं। ये एक इस मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर फर्दर हमें 100 बेसिस पॉइंट हाइक नजर आता है। और उसके बाद जो जनवरी वाली पॉलिसी है उसके अंदर फिर हम जो 50 बेसिस पॉइंट का हाइक हमें नजर आ रहा है अभी इस सिनेरियो को देखते हुए। तो इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट जो इकोनॉमी के अंदर होगी ऑब्वियसली, क्योंकि जो इकोनॉमी है वो थोड़ा सा हीटअप भी हो रही है, क्योंकि जो इम्पोर्ट्स हैं वो नीचे नहीं आ रही, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी नीचे नहीं आ रहा। तो इंटरेस्ट रेट के ऊपर स्टिल हमें लगता है ये है कि अभी इंटरेस्ट रेट यहाँ से बढ़ना है। कोई भी फैक्टर्स हों अभी फिलहाल, लेकिन इंटरेस्ट रेट के एडजस्टमेंट जो है वो काफी हाईली लाइकली है। आगे चलते हैं। करंट अकाउंट की मैंने बात की। करंट अकाउंट का नंबर आपको पता है कि गवर्नमेंट ने काफी रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई, इंपोर्ट्स के ऊपर भी, ड्यूटीज को भी बढ़ाया। पर जो करंट अकाउंट का नंबर है वो स्टिल जो है $1.6 बिलियन का है डेफिसिट हमारा। तो ये हम करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर है पिछले तकरीबन जो है वो 8-9 महीने से। जो लास्ट सरप्लस था हमारा लास्ट टाइम जो है वो हमारा अक्टूबर के अंदर था $500 मिलियन के करीब। उसके बाद से हम तकरीबन जो है वो डेफिसिट के अंदर है। तो इस डेफिसिट की रिडक्शन लाइकली है कि आगे चल के अगले 2-3 महीने के अंदर होगी। मगर स्टिल अभी जो कंसर्न है करंट अकाउंट के हवाले से वो काफ़ी एलिवेटेड है। और लगता है यही है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है हमारा फिलहाल जो है ना वही सबसे बड़ी कंसर्न होगी हमारी रुपी के लिए भी और सेंट्रल बैंक के लिए भी। आगे चलते रिजर्व्स की बात करें, जो मैंने रुपी की बात की, तो रिजर्व्स भी हमारे स्टेट बैंक के जो है वो तकरीबन $20 बिलियन के करीब थे, जो डिक्लाइन होकर तकरीबन $16.9 बिलियन के करीब आ गए नवंबर में। तो पिछले 4 महीनों में जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा है, तो उसकी वजह से स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स हैं वो भी काफी तेजी के साथ डिक्लाइन हो रहा है।
इसके हवाले से जो है वो स्टेट बैंक ने अभी जो रिसेंटली जो सऊदी अरब से हमने लोन लिया है, ये थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इसे प्रोबेबली इस वीक के अंदर जो है वो शायद हमें सऊदी लोन भी जो है मिल जाएगा, $3 बिलियन का जो डिपॉजिट होगा। तो उसके बाद जो है थोड़ा हमारा जो है वो वापस से $20 बिलियन के करीब हम शायद जो है वो आ जाए। तो जब तक IMF प्रोग्राम के अंदर हम नहीं आते, आई थिंक हमारे जो रिजर्व है वो थोड़े प्रेशर में रहेंगे और उसका इम्पैक्ट हमें करेंसी के ऊपर भी नजर आएगा। अब करेंसी की बात करें तो करेंसी में देखना ये पड़ता है कि आगे और कितनी डेप्रिसिएशन फर्दर हो सकती है, जो मार्केट के अभी फिलहाल कंसर्न है। अच्छा, रियल इफेक्टिव रेट, एक्सचेंज रेट जो है वो आमतौर पर ये सिग्नल करता है कि आपकी करेंसी कितनी अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है। तो ये जो चीज शो कर रहा है कि अभी हमारी करेंसी जो है वो अंडर वैल्यू है, तकरीबन 96 के ऊपर है। तो अभी यहाँ से फर्दर डेप्रिसिएशन नजर नहीं आती हमें, बट स्टिल जो करंट अकाउंट जब तक यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन नहीं करता, $1 बिलियन से नीचे करंट अकाउंट डेफिसिट आता है हमारा, तो फिर जब जाके रुपये के ऊपर हमारी थोड़ी सी जो है वो क्लैरिटी आएगी, एक सस्टेनेबिलिटी वाला फैक्टर आएगा। वरना अभी जब तक ये करंट अकाउंट के नंबर्स नहीं आते, हमें लगता है ये कि ये जो PKR है वो थोड़ा सा वॉलेटाइल ही रहेगा। जिस तरीके से आजकल हम एक्टिविटी देख रहे हैं PKR के अंदर, कभी किसी दिन पॉजिटिव हो रहा है, किसी दिन नेगेटिव, तो ये वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी जब तक हमारे पास करंट अकाउंट के नंबर्स नहीं आते। तो जनवरी के अंदर प्रोबेबली IMF प्रोग्राम होगा, उससे पहले पहले अगर हमारा करंट अकाउंट थोड़ा सा रीजनेबली नीचे आता है, तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी PKR के अंदर आएगी। अदरवाइज जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो तो सिग्नल कर रहा है कि यहाँ से फर्दर डेप्रिसिएशन की जगह नहीं है। मगर जो प्रेशर है करेंसी के ऊपर, क्योंकि स्टेट बैंक के रिजर्व नीचे आ रहे हैं और हमारी जो पेमेंट्स हैं वो इम्पोर्ट्स अपनी जगह पर स्टेबल हैं, तो उसकी वजह से एक हमें जो है वो थोड़ा सा हमारी वॉलेटिलिटी PKR के अंदर हमें नजर आ रही है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जिस तरह पहले भी हाईलाइट कर दिया, ये रियल इंटरेस्ट रेट और जो है वो इंटरेस्ट रेट का ग्राफ है। अभी हम देखें, अभी हम नेगेटिव टेरिटरी के अंदर हैं, रियल इंटरेस्ट रेट हमारा नेगेटिव है, क्योंकि आगे चल के ये इन्फ्लेशन जो है वो मैंने बताया कि डबल डिजिट के अंदर जाएगा। ये अभी जो है तकरीबन जो है वो 9% के नीचे एवरेज, या आगे चल के तकरीबन 11-12% भी बढ़ जाएगा और एवरेज 10.5% के करीब करेगा। तो इसकी एडजस्टमेंट होगी, ये वापस से पॉजिटिव की तरफ आएगा रियल इंटरेस्ट रेट। तो जिस तरह मैंने बताया कि जो पॉलिसी रेट है वो 11% तक हो सकता है फिजिकल ईयर FY22। इंपोर्ट कवर की बात करें तो स्टेट बैंक के इंपोर्ट कवर अभी तकरीबन 2.9 टाइम्स के ऊपर है, हम अपने इंपोर्ट्स को कवर कर रहे हैं। मगर जो है वो प्रेशर फिलहाल कंटिन्यू है इसके ऊपर। इस तरीके से रिजर्व डिक्लाइन हो रहे हैं, जब तक रिजर्व बेहतर नहीं होते हैं और इम्पोर्ट्स हमारी $6 बिलियन से नीचे नहीं आती, तो फिर जब तक जो हमारा इंपोर्ट कवर है आई थिंक 3 टाइम्स से जो है वो नीचे ही रहेगा। तो इंपोर्ट कवर अगर नीचे रहता है तो फिर वही वाली बात है कि रुपये के ऊपर जो प्रेशर है वो फिलहाल जो है वो परसिस्ट करेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स की बात करें तो इंपोर्ट्स जो अभी लास्ट के नंबर है, लेटेस्ट नंबर नवंबर के, जो जो है हमारे मिनिस्टर ने जो शो किया, वो तकरीबन $2.9 बिलियन के, काफी सब्सटेंशियल राइज आया है इंपोर्ट्स के अंदर। ये अक्टूबर के नंबर जो आपको नजर आ रहे होंगे $2.4 बिलियन के, तो जो नवंबर के नंबर है उसके अंदर तकरीबन 33% का इंक्रीज है। तो काफी बड़ा नंबर है, काफी एक अच्छा नंबर है एक्सपोर्ट्स का, काफी इंकरेजिंग है। अब देखना है कि इम्पोर्ट्स के नंबर क्या आते हैं। उस हवाले से इम्पोर्ट्स के अंदर अगर $6 बिलियन की हम पिछले 2 महीने में देख रहे हैं कि हमारी इम्पोर्ट्स है ऑन एवरेज, अगर ये नीचे नंबर आता है तो फिर हम कह सकते हैं करंट अकाउंट हमारा जो है वो थोड़ा सा बेहतर होगा। अदरवाइज अगर इम्पोर्ट्स भी बढ़ती हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट्स जो है वो $2.9 बिलियन भी होती है, $600 मिलियन से बढ़ती भी हैं, तो भी जो है फिर हमारे इम्पोर्ट जो है करंट अकाउंट के ऊपर बड़ा फर्क ना पड़े। रेमिटेंसेस भी स्टेबल हैं, रेमिटेंसेस के अंदर ऐसा कोई बड़ी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं है। और रेमिटेंसेस हमें लगता है कि अभी फिलहाल जो है वो तकरीबन 2.5-2.6 बिलियन के करीब ही जो है वो सस्टेन करेंगे। इसके अलावा अगर मैं इंपोर्ट्स के ब्रेकअप की बात करूं तो अभी आप ये देख सकते हैं कि फिलहाल जो मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर कोई खास ग्रोथ इंपोर्ट्स के अंदर हमारे नहीं आई है। ये एक अच्छा सिग्नल है कि इंपोर्ट्स अब यहाँ पे आके शायद जो है वो रुक गई हैं, यहाँ से फर्दर ना बढ़े, और जो स्टेप्स हम लिए जा रहे हैं अभी फिलहाल, तो उसकी वजह से जो है वो इंपोर्ट्स के अंदर डिक्लाइन आगे चल के देखा जा सकता है। सिमिलरली एक और पॉजिटिव चीज़ है कि पेट्रोलियम ग्रुप इंपोर्ट्स हमारी फर्दर रिड्यूस हो सकती है अगले महीने में, जिस तरीके से ऑयल प्राइसेस नीचे आ रहे हैं और ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारी फूड ग्रुप के अंदर भी इंपोर्ट्स कम हो सकती हैं और पेट्रोलियम के अंदर भी। तो ओवरऑल जो इम्पोर्ट बिल है हमारा जो है वो काफ़ी जो है वो बेहतर हो सकता है और ट्रेड डेफिसिट काफ़ी नैरो हो सकता है, प्रोवाइडेड कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस जो है वो नीचे आए। सिमिलरली एक्सपोर्ट्स के ये अक्टूबर तक के नंबर्स हैं, उसके अंदर तो डिक्लाइन तो 7% का, बट 8 महीना आपको 33% का इंक्रीज नजर आएगा जब अभी डिटेल इसका ब्रेकअप आएगा कि $2.9 बिलियन के करीब हमारे जो है वो एक्सपोर्ट्स हो गए। तो ओवरऑल जो ये सिनेरियो डेवलप हो रहा है उससे ये चीज़ शो करती है कि अब जो आगे के नंबर्स वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और फेवरेबली जो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ रही हैं तो उसका एक इम्पैक्ट हमारे जो है वो
एक्सटर्नल साइड के ऊपर काफी पॉजिटिव पड़ सकता है। तो ये था ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर व्यू। आई थिंक अभी पॉलिसी रेट के अंदर फर्दर गुंजाइश है, ये अभी यहाँ से फर्दर इसके एडजस्टमेंट अभी होना बाकी है। थैंक यू यावर। अब थोड़ा सा एक दो चीजें और जो हमारे पास है कि दिसंबर का महीना हमारे पास है, ईयर एंड है, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर का ईयर एंड है, रिमेनिंग कॉर्पोरेट सेक्टर का हाफ ईयर एंड है। अब पीएसएक्स में हमने नवंबर में देखा कि तकरीबन 141 मिलियन डॉलर की सेलिंग आई। ये मेजर इसकी रीजन थी आपका एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट से हमारा ट्रांजिशन चल रहा था टुवर्ड्स एमएससीआई फ्रंटियर मार्केट्स। उसके अगेंस्ट हमने 141 मिलियन डॉलर की सेलिंग देखी, जो एक बड़ा एमिकेबल मैनर में मार्केट में एब्सॉर्ब हो गई। अब हमारे पास मिड ऑफ द मंथ में हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है, 14 दिसंबर को मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक अनाउंस करने जा रहा है। उसके ऊपर अपना आपका ओपिनियन क्या है, और अदर देन दैट के उसकी इम्प्लीकेशंस हमारी स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या रहेंगी, तो इसको जरा प्लीज हाईलाइट कीजिएगा। और कंसिडरिंग के अभी हमारा रिसेंट जो सीपीआई का नंबर आया 11.5%। अच्छा, नॉर्मली जो कंसेंसस था वो 10.1 10.2% के अराउंड लोगों का कंसेंसस था कि सीपीआई आएगा, उससे काफी ऊपर आया है। इस चीज को देखते हुए आप क्या स्टॉक मार्केट में क्या देख रहे हैं? देखिए, जो नवंबर का महीना उसके अंदर हमने काफी मैसिव वॉलेटिलिटी देखी, और अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशंस, जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी शायद 25 to 50 बेसिस पॉइंट की, स्टेट बैंक ने 150 बेसिस पॉइंट का जो है ना वो इंक्रीज किया। तो उसका एक इम्पैक्ट हमने स्टॉक मार्केट के ऊपर देखा। तकरीबन 2,500 पॉइंट के करीब मार्केट नीचे आई है पिछले महीने में। और जो इसके अलावा जो एक और फैक्टर था एमएससीआई का, जिसका आपने हाईलाइट किया कि एमएससीआई में इमर्जिंग मार्केट से हम लोग निकल के फ्रंटियर मार्केट के आए अंदर आए, तो उसकी वजह से भी काफी मैसिव सेलिंग हमें जो है वो नजर आई है। इसको अगर मैं फर्दर डिटेल्स में देखूं, तो अगर जो आप पूरे महीने के अंदर आप यहाँ पे देखें मंथ टिल डे तक 141 मिलियन डॉलर्स की फॉरेनर्स की हमारी जो है वो सेलिंग है इस नवंबर के अंदर अकेले। बट ये सेलिंग जो है ना वो मार्केट ने एब्जॉर्ब किया, लोकल पार्टिसिपेंट्स ने उसको एब्जॉर्ब किया, स्पेशली कंपनीज ने तकरीबन 50 मिलियन डॉलर्स के करीब की बाइंग की है। इसके अलावा इंश्योरेंस और इंडिविजुअल्स और म्यूचुअल फंड, इन तीनों चारों ने जो है ना पार्टिसिपेंट्स ने मेजर जो मार्केट को जो है वो सपोर्ट किया लो लेवल्स के ऊपर। तो ये जो एमएससीआई रिलेटेड सेलिंग थी, आई थिंक मेजोरिटी जो सेलिंग है वो एब्जॉर्ब हो गई है। और स्पेशली जो लास्ट डे के नंबर्स थे वो काफी डिफरेंट सिग्नल शो कर रहे थे कि तकरीबन 100 मिलियन डॉलर कल ही जो है ना फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बेचा है। बट 40 मिलियन डॉलर्स की बाइंग भी की है फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने, तो उसकी वजह से नेट नंबर हमारा 58 मिलियन डॉलर्स का आ रहा है। ये चीज एक सिग्नल करती है कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो है वो जो फ्रंटियर मार्केट फंड्स हैं वो भी एक्टिव हो रहे हैं मार्केट के अंदर, और जो अच्छी अपॉर्चुनिटी है आएगी मार्केट के अंदर, आई थिंक वो जो है वो मार्केट में बाइंग हमें नजर भी आएगी। तो कल काफी बड़ी फॉरेन सेलिंग थी जो एब्जॉर्ब हुई है मार्केट के अंदर, और कोई हमने ऐसे मार्केट के अंदर कोई बड़ा डिक्लाइन नहीं देखा। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव सिग्नल है कि एमर्जिंग मार्केट से हम निकल रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा जब से हम एमर्जिंग मार्केट के अंदर आए हमने सिर्फ नेट आउटफ्लोज ही देखे हैं। तो अगर फ्रंटियर मार्केट के अंदर वापस आते हैं, पाकिस्तान के मल्टीपल वाइज बहुत अच्छी है, डिविडेंड यील्ड वाइज मार्केट बहुत अट्रैक्टिव है, 7 to 8% की डिविडेंड यील्ड है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे आमतौर पर मार्केट को देखा जाता है वो तकरीबन 6 टाइम से भी नीचे है। तो आगे चल के जो है ना इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो है ना वो थोड़े से जो है वो इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये चीज फॉरेनर सामने रखते हुए मार्केट के अंदर जो हमें शायद जो इस साल हमें सेलिंग नजर आई है अभी तक 360 मिलियन डॉलर की जनवरी टिल डेट, वो नेक्स्ट ईयर के अंदर हमें ये पेस नजर नहीं आएगा सेलिंग का। बहुत माइन्यूट सी सेलिंग हो सकती है क्योंकि करेंसी के ऊपर प्रेशर है, वरना और कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से हम कहेंगे मार्केट में फर्दर फॉरेन सेलिंग आ सकती है। इसी तरीके से अगर मार्केट की आपने उसकी बात करी कि जो इवेंट हुआ इंटरेस्ट रेट वाला, और या स्टेट बैंक ने कुछ जो रिस्ट्रिक्शन लगाई थी सीआरआर के ऊपर बैंक से, तो बेसिकली ये सारी एफर्ट इसीलिए हो रही है कि इकोनॉमी के अंदर जो इकोनॉमी हीटअप हो रही है बेसिकली जो वापस से अपने पेस के ऊपर आ रही है। तो ऐसा ना हो कि हम दोबारा से अपने जो है ना वो करंट अकाउंट हमारा इतना एलिवेटेड हो जाए कि हमारे उसके लिए उसको संभालना मुश्किल हो जाए आगे चल। तो अच्छे टाइमली स्टेप्स लिए जा रहे हैं। आई थिंक ये इंटरेस्ट रेट का बढ़ना यहाँ पे रिलेटिवली बेहतर है कि ना कि एक साथ हम बहुत ज्यादा बड़ा हाइक देखें। तो ग्रेजुअल हाइक होता है इंटरेस्ट रेट के अंदर, उससे इकोनॉमी के ऊपर कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट में अभी आपको पता है कि प्राइसिंग पावर जो इंडस्ट्री की है वो काफी बेहतर है, चाहे वो सीमेंट हो, स्टील हो, दूसरी कंपनी, सारे सेक्टर्स ने अपनी प्राइसेस को एडजस्ट किया है। ठीक है, इसका मतलब ये कि डिमांड अपनी जगह पर इंटैक्ट है। तो डिमांड अभी मौजूद है फिलहाल, और सिर्फ जो है वो रिलेटिवली जो आप कह सकते हैं कि ऐसी टाइटनिंग करनी है कि जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर बहुत फर्क ना पड़े, एक बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए। और आई थिंक वो स्टेट बैंक उसको सामने रख के भी रखेगा। इसके अलावा जो पॉजिटिव चीज जो मार्केट के लिए हो रही है वो आपको पता है कि ग्लोबल जो है वो कमोडिटी प्राइसेस है। कमोडिटी प्राइसेस के अंदर जो न्यू कोविड वेरिएंट आया है
उसका एक बड़ा इम्पैक्ट होगा ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर भी और स्पेशली कमोडिटीज के अंदर भी। ये उस टाइम पर आए कि जब आप देख रहे हैं कि कमोडिटी प्राइसेस अपने एवर हाई लेवल के ऊपर हैं। कोल प्राइसेस $200 से ऊपर चली गई थी, अब वापस से वो नीचे आई है कोल प्राइसेस भी। से स्पेशली जो अरब लाइट प्राइसेस है 80, अगर लास्ट मंथ हम देखें तो 82 का एवरेज था, फिर लास्ट नवंबर के अंदर तकरीबन अभी भी 81 का एवरेज है। बट करंट प्राइसेस जो है अरब लाइट की तकरीबन 72 के करीब है। तो इससे हमारी जो है वो हमारे स्टॉक मार्केट के लिए भी काफी फायदा होगा। और जो जो पेस है टाइटनिंग का वो भी थोड़ा सा स्लो होगा। जो लोग बहुत एग्रेसिव हाइक देख रहे थे मार्केट के अंदर, वो आई थिंक वो अब शायद नजर ना आए। वो जो जो है वो थोड़े से ग्रेजुअल जो है ना वो हाइक हो सकते हैं। बट अगर ये अरब लाइट प्राइसेस वापस से आते हैं $50 के करीब, तो आई थिंक वो हाइक भी जो है फिलहाल नहीं होंगे, क्योंकि उसकी नीड नहीं होगी। आपके जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्राइसिस है वो ऑलरेडी जो है ना वो फिर एड्रेस हो जाएगा। इसी तरह मैंने कोल प्राइसेस की बात की, तो कोल प्राइसेस आप देख सकते थे कि $224 थे अक्टूबर के अंदर, वो अभी फिलहाल जो है वो $117 के करीब आ गए। तो वो काफी अच्छा है, लोकल जो हमारे सेक्टर है पावर जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, स्पेशली सीमेंट सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि प्राइसेस जो ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं तकरीबन $150 के हिसाब से। अब जितना कोल नीचे आएगा तो आई थिंक इनके मार्जिन जो है वो फर्दर इंप्रूव होंगे। अच्छा, इसके अलावा जो आपने आगे की बात की कि दिसंबर के महीने में हमारे पास क्या इवेंट्स आ रहे हैं, तो दिसंबर को अगर फोकस किया जाए तो सबसे बड़ी चीज कि हम, जिस तरह मैंने बताया कि हम फ्रंटियर मार्केट के अंदर आ गए फर्स्ट ऑफ जन दिसंबर से। तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर नजर आएगा, वो हम देख भी रहे हैं, सेंटिमेंट थोड़ा सा बेहतर है मार्केट का। इसके अलावा जो न्यू कोविड वेरिएंट आया, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस को लोग फोकस में रखेंगे, उसके ऑयल कहाँ पे जा रहा है और ये कितना जो है ना बड़ा रिस्क फैक्टर है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। आई थिंक न्यू कोविड वेरिएंट ये जो है मार्केट के फोकस में होगा। इसके अलावा इन्फ्लेशन के नंबर्स मैंने पहले हाईलाइट किए कि हम सेकंड हाफ के अंदर डबल डिजिट इन्फ्लेशन देख रहे हैं, और तो इंटरेस्ट रेट के एडजस्टमेंट तो साथ साथ होगी मार्केट के लिए। बट अगर ये ऑयल प्राइसेस नीचे आते हैं तो उसका पेस जो है वो थोड़ा सा स्लो हो सकता है। बाकी जो नंबर्स आ रहे हैं अभी, एफबीआर के जो नंबर है, हमने टारगेट एक्सीड किया है तकरीबन $298 बिलियन से, तो $298 बिलियन से। इसके अलावा जो नया अभी मिनी बजट के आने की बात हो रही है, तो उसके अंदर भी यही है कि जो रिलैक्सेशन दी थी बजट के अंदर गवर्नमेंट, शायद उसको जो है वो वापस से खत्म करेगी। जो ऑटो इम्पोर्ट्स के ऊपर होती है, सीकेडी है, उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी, ताकि जो है वो एक्स्ट्रा जो इम्पोर्ट्स हैं फिलहाल एक्स्ट्रा बर्डन हमारी इकोनॉमी को फेस ना करना पड़े। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होगी मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होगी, उसके अंदर देखना है कि स्टेट बैंक कितने, एक तो कितना हाइक करता है, दूसरा ये क्योंकि जो आगे चल जो अभी बात कर रहे थे माइल्डली पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट की, उस पर उनका क्या व्यू है। अगर ये ओमिक्रॉन फर्दर तेजी के साथ फैलता है तो मेरा ख्याल है अभी फिलहाल जो है वो शायद नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट ही रखे जाएंगे तो इकोनॉमी के अंदर, तो जिसका एक इम्पैक्ट पॉजिटिव हम स्टॉक मार्केट पे देख सकते हैं। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा जैसे दिसंबर के महीने में स्टॉक मार्केट के लिए फिलहाल नजर नहीं आता। जो सेलिंग है वो भी ओवर हो चुकी है और बहुत सारी नेगेटिव न्यूज मार्केट ने ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर ली। तो एक रैली एक्सपेक्ट की जा सकती है दिसंबर के अंदर क्या, तो जो स्ट्रेटेजी है वो यही है कि अगर यहाँ पे कोई चीजें नीचे आती है किसी भी वजह से, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर क्रिएट होगी। थैंक यू यावर। अगर मैं आपकी बात को सम अप करूं तो कंक्लूजन ये निकलता है कि मार्केट इज गोइंग टू परफॉर्म इन द मंथ ऑफ दिसंबर। अच्छा, इसमें दो तीन चीजें जो है मेन रोल प्ले कर सकती है, जहां तक मुझे यावर की बातों से समझ आया कि अगर आपके कोल प्राइसेस जैसा डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे और विंटर सीजन इज गेटिंग ओवर, तो हम फर्दर डिक्लाइन विटनेस कर सकते हैं कोल प्राइसेस में, जो कि आपके सीमेंट सेक्टर के लिए बेनिफिशियल होगा। सेम जैसा कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, इसी तरह आयरन और प्राइसेस का नीचे आना आपके स्टील सेक्टर के लिए बेनिफिशियल होगा। हमारे पास एक बीच में मिड दिसंबर में एक इवेंट खड़ा है मॉनेटरी पॉलिसी। इन केस के अगर इंटरेस्ट रेट उसमें बढ़ता है, तो ऑल्दो इट सीम्स कि वो थोड़ा सा नेगेटिव लगता है, लेकिन शायद वो सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए एक अहम रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान की इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके अगेंस्ट हमारा बैंकिंग सेक्टर भी थोड़ा सा परफॉर्म करता हुआ फील करता है। तो ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो दिसंबर में बेहतर ही लगता है। और इसके अलावा होपफुली हम नेक्स्ट जब वेबिनार में मिलेंगे तो उस वक्त हमें पता चलेगा कि हमारी एक्सपेक्टेशन किस हद तक सही हुई। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज हो, कोई आप लोगों को इंफॉर्मेशन रिक्वायर हो रिगार्डिंग मार्केट, तो हमारा ईमेल एड्रेस आपके सामने है। प्लीज हमें ईमेल कीजिएगा, हमारे लिए बायसे खुशी होगा कि हम आपकी क्वेरीज को एड्रेस कर सके। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। हाँ।